हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो ये जो है ना, इसके बाद आपको सिर्फ एक क्लास और आएगी एमसीक्यूज की, ठीक है। यानी कि दो क्लास में अब हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक ये वाली जो आप देख रहे हो और दूसरा जो आने वाला है, ठीक है। आने वाली जो क्लास होगी वो सिर्फ 10 या 20 मिनट्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज। बाकी जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, थ्योरी में अभी 4 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। 4 लेक्चर उसमें आएंगे, वो भी छोटे छोटे नहीं आएंगे, 10 10 मिनट के। तो वो भी देखना। फिर आपकी पॉलिटी जो है 100% कंप्लीट होती है। फिर मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा एमसीक्यूज की, आपको वो सॉल्व करने हैं खुद ही, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10,000 एमसीक्यूज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसको जरूर आप पढ़ना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कहाँ थे हमें? 102 क्वेश्चन नंबर 103। हाँ, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? भारत में फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, कैज जो होता है ना, कैज इज क्लोजली कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है वो किस कमिटी, वो पार्लियामेंट के किस कमिटी के साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है? तो याद रख लीजिएगा, जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है ना, उसके साथ कैज क्लोजली लिंक्ड होता है। नेक्स्ट, विच आर टू स्टेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश हैविंग हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा? आपसे पूछा गया है कि इनमें से, नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चुनना है एक ऐसा ऑप्शन जहां पे आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स इसी राज्य में है। हमें तो पता है, आपसे ऊपर ही क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की कहां पे हैं। तो चलिए देखते हैं, नजर मारते हैं। बिहार एंड मध्य प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बिहार एंड महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन ये इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, दिए गए ऑप्शन में से यही सही है, ठीक है। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट हम देखेंगे ना, आपको पता है उत्तर प्रदेश से कितनी लोकसभा की सीट्स आती हैं? 80 आती हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, सेकंड मोस्ट जो लोकसभा की सीट्स है ना, वो महाराष्ट्र से आती हैं। कहां से आती हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से पता कितनी सीट्स आती हैं? 48 सीट्स आती हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो है ना, इन दो राज्यों से 42, ठीक है, 42 वेस्ट बंगाल से आते हैं, 42 आंध्र प्रदेश से भी आते हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी 42 लोकसभा सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में भी 42 लोकसभा सीट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां पे 40 सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पे है? यूपी में है। उसके बाद कहां पे सबसे ज्यादा? उत्तर महाराष्ट्र में है। उसके बाद सबसे ज्यादा, शाबाश, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद सबसे ज्यादा बिहार में। यहां पे आपने देखा, यहां पे तो महाराष्ट्र है ऑप्शन में, और आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल तो है ही नहीं। आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बाद कौन आता है? बिहार आता है। तो इसका मतलब बिहार एंड महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। लेकिन ये डेटा आप नोट कर लीजिए, ये सही डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिवाइव द क्वेश्चन ऑफ। सरकारिया कमीशन किसके लिए अपॉइंट की गई थी? शाबाश, ये सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ना, इसको रिवाइव करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को रिवाइव करने के लिए बनाई गई थी। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद, अभी जो मैंने आपको बताया, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यूनियन टेरिटरी का, वो भारत में कौन संभालता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन है? मनोज सिन्हा साहब, है ना, मनोज सिन्हा साहब। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू साहब, ठीक है। जीसी मुर्मू आज क्या है प्रेजेंटली? ही इज कैच, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेट होल्ड इन ईयर 1975 है ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, दो ऑप्शंस यहाँ पे मिसिंग है, तो 1975 इसका सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। सिक्किम को स्टेट हुड कब मिला? 1975 में। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इसको कौन रिमूव कर सकता है? इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वायर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप। सबसे पहले हाई कोर्ट्स कहां पे सेटअप हुए थे? भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट्स कहां पे सेटअप हुए थे? तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता में। सबसे पहला हाई कोर्ट जो है ना, वो बॉम्बे में खुला था। कब सेटअप हुआ था? वो 2 जुलाई 1862 में था। हाँ, 2 जुलाई 1862 में बॉम्बे में क्या हुआ था? कोर्ट सेटअप हुआ था। उसके बाद मद्रास, उसके बाद कलकत्ता में। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट एज ऑफ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो किस एज में रिटायर होता है? तो याद रख लीजिएगा, 65 ईयर्स एज में, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, लेकिन किसका? हाई कोर्ट का। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस किसका? हाई कोर्ट का।
याद रखिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, आपको बताया जा रहा है हु वाज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज लीला सेठ, इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहली वुमेन जज। याद रखना, जज और चीफ जस्टिस में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। आपसे पूछा जा रहा है हु वाज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थी मेरे दोस्तों, वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड कौन है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सही जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही जवाब है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये कहा था कि हाईएस्ट जो लॉ है हमारे भारत का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हाईएस्ट मतलब क्या होती है यहाँ पे, हाईएस्ट लॉ हाउस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट जजमेंट हाउस जो यहाँ पे है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी वो भी कोई ऐसा फैसला नहीं सुना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी। तो इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, जज जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? शाबाश, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर साहिब ही। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेस इज अंडर कंट्रोल ऑफ, डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर कंट्रोल ऑफ, डिस्ट्रिक्ट जज किसके कंट्रोल में होता है? हाई कोर्ट के अंडर होता है, काम करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है यानी कि सीजेआई जिसको बोलते हैं ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए, ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स, सबसे पहला ही ऑप्शन गलत है, इसका मतलब बाकी सभी फिर ठीक होंगे। तो बाकी क्या है? शाबाश, द सीजे एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने वो ऑथ लेता है। व्हेन बोथ द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली, चीफ जस्टिस डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं होगा, प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ऑफिस में नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे उसकी काम कर सकता है। ठीक है, उसका काम कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल ही अटेन्स एज ऑफ 65, तो ये सभी के सभी इसके सही हैं, पहला वाला इसका गलत है, यानी कि ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स, इसका गलत है। नेक्स्ट, द इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय, इंडियन जुडिशरी का हेड कौन है? शाबाश, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन जुडिशरी का हेड होता है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब करता है। ठीक है, नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको कौन अपॉइंट करता है? अभी मैं बार बार आपको बता रहा था, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? देखिए, टोटल नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं ना, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, टोटल यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, तो आप याद रखिएगा देयर आर 30 जजेस। कितने होते हैं? कुल मिला के 30 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से एक और होता है जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी एक जज ही होता है लेकिन वो चीफ होता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके अंडर ये सारे जजेस काम करते हैं। और ये सभी के सभी जजेस हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं ना मेरे दोस्तों, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करता है खुद ही, शाबाश, कौन? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है यहां तक। अच्छा, अगर आपसे ये कोई पूछेगा, ये बताइए प्रेजेंटली जो हमारा चीफ जस्टिस है इंडिया का, प्रेजेंटली जो इंडिया का चीफ जस्टिस है, ठीक है, हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022 में, प्रेजेंटली जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूयू ललित। क्या उसका नाम है? यूयू ललित। यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित उसका नाम है। और उसने जो शपथ है वो कब ली? 27 अगस्त 2022 को उसने शपथ ली है। ठीक है, और शायद वो नवंबर में शायद रिटायर होने वाला है, नवंबर 2022 में ही शायद वो रिटायर होगा, वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना याद रख लीजिएगा, प्रेजेंटली यूयू ललित है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में पहली बार जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता का इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता का इस्टेब्लिश किया गया था वो किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था? तो पहला जो है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसका सही जवाब है। व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ हम किसको कहेंगे? लॉज मेड बाय हाई कोर्ट, लॉज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, या लॉज मेड एंड इन्फोर्सड बाय गवर्नमेंट, इसको हम ऑर्डिनरी लॉ कहेंगे। ठीक है, लॉज जो कौन बनाता है और इन्फोर्स करता है? गवर्नमेंट खुद ही, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा मसला ऐसा है जो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में भी आता है, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में भी आता है, यानी कि दोनों उसके ऊपर मतलब बातचीत कर सकते हैं। तो 61 देख लीजिए आप, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स
इंटर स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया एक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दो, ये ठीक नहीं है इसका। तीसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो है ये वाला, ठीक है। आर्टिकल 32 तो हमें क्या था, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, तो ये 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। हु इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कौन होता है, यानी कि टॉप लॉ ऑफिसर जो होता है हमारी, यानी कि जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, वो कौन होता है। कल भी मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है स्टेट का, एडवोकेट जनरल, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो अथॉरिटी किस में होती है, शाबाश, वो अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड डील विथ, 124A सेक्शन जो है इंडियन पेनल कोड का, वो किसके साथ डील करता है, तो सिडिशन जो है ना, सिडिशन, वो सिडिशन के साथ डील करता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ए विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का काम इनमें से क्या नहीं है, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग बुरायल एंड सेरिमेशन, ये उसका काम है। प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन जो है ये इसका सही जवाब है, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायत राज सिस्टम वाज, ऐसा पहला कौन सा राज्य था भारत का जहां पे क्या किया गया था, पंचायत राज सिस्टम जो है वो क्या किया गया था, शाबाश, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रख लीजिएगा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, अगर कल किसी ने मेरा थ्योरी क्लास पढ़ी होगी पॉलिटी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो इसका जो सही जवाब है, कल मैंने आपको बोला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, हाँ 74 से क्या हुआ था, 74 को म्यूनिसिपलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज, अभी मैंने ऊपर ही आपको बोला वो ऐसा कौन सा राज्य था, तो यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, वो तो राजस्थान, याद रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान ने सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। किस विलेज में, अगर आपसे पूछा जाएगा ना किस विलेज में, तो याद रख लीजिएगा नगावर में। अगर पूछा जाएगा कब, तो अक्टूबर 1959, आप डेट नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स फर्स्ट अडॉप्टेड 3 टायर पंचायत सिस्टम, 3 टायर पंचायत सिस्टम पहले कहां पे इस्टेब्लिश किया गया, पहले भी मैंने ऊपर आपको बताया, राजस्थान इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हाँ 3 टायर जो पंचायत राज सिस्टम है ना, इसमें क्या क्या आता है, ग्राम सभा, अंचल सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल, ये भी नहीं है। तीसरा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड पंचायत समिति, जिला, ये भी नहीं है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, 3 टायर पंचायत सिस्टम में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, इनमें से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है, तो ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पंचायत राज सिस्टम जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो याद रख लीजिएगा, अरे यार यहाँ पे तो है ही नहीं, पंचायत राज सिस्टम भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था यार, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। अक्टूबर 1959, याद रखना, अगर 1519 यहाँ पे होता ना 1559, सॉरी 1959, अरे यार, ठीक है, अगर ये ऑप्शन होता ना अक्टूबर 1959, तो इसका सही जवाब था, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर 1959 को ही सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम जो है ना वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, नगावर विलेज में। कहाँ पे, अभी मैं आपको बोल रहा था राजस्थान में, कब, 1959, मैंने आपको वहां पे भी मत बोला 1595 हो, 1959 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट, 3 टायर पंचायत सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय, 3 टायर पंचायत सिस्टम भारत में किसने प्रपोज किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी, पहला इसका सही जवाब है, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत राज सिस्टम जो है वो किस आर्टिकल के अंडर भारत में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज आर्टिकल 40, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में। पंचायत राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पंचायत राज सिस्टम जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है, यानी कि ये पावर देना चाहती हैं
छोटे छोटे लोकल बॉडीज़ को भी, ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल भारत में कौन है? तो सिंपल है ना, ग्राम सभा, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन पेयर ऑफ स्टेट्स। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? यहाँ पे तो है ही नहीं यार। वो पहले राजस्थान में किया गया था, उसके बाद पंजाब में किया गया था, और उसके बाद कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ये इसका सही सीक्वेंस है। आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए। ये जो मैंने आपको डाटा बताया ना, ये एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये अच्छे से पढ़ा है, ये एग्जैक्ट डाटा है इसका। बट इसमें मत है कोई, तो इस डाटा के हिसाब से हम अपना एक गेस कर सकते हैं ऑप्शंस को देख के भी। तो आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान इसका सही जवाब है, ठीक है। ये हम गेस नहीं कर रहे हैं, ये मुझे पता है। सबसे पहला राजस्थान में, उसके बाद पंजाब में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इसका मतलब यही इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, भाई यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। एक सेकंड। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद पंजाब में, ठीक है। उसके बाद मुझे याद नहीं है, अब मुझे भी या थोड़ा कंफ्यूजन हो, अरुणाचल में हुआ था, उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश में। तो इसका फिर भी जो है ना, फिर भी इसका कोई भी सही जवाब नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी जवाब सही नहीं है इनमें से, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बोला ना, पहले राजस्थान में, उसके बाद पंजाब में, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछा जाएगा, ये बताइए सबसे पहले, यहाँ बताया जाएगा मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया। यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड टाइम, थर्ड वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट सेकंड आप याद रखना, बस काफ़ी है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये किसी एसएससी के एग्जाम में आया था। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप? शाबाश, ऑप्शंस देखते हैं। मैं देखूंगा आप कितना यहाँ पे दिमाग लगाओगे। 4 टायर सिस्टम है क्या? 3 टायर स्ट्रक्चर है क्या? या 2 टायर है या सिंगल टायर है? बताओ। शाबाश, मैं आपका जहन चेक करूंगा, मैं आपका माइंड चेक करूंगा। अरे मेरे दोस्तों, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, तो 3 टायर है ना। नेक्स्ट, इन द ईयर 1977 एन ऑफिशियल कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन पंचायत राज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। 1977 में पंचायत राज सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? उस कमेटी का चेयरमैन था अशोक मेहता, ठीक है। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको पहली बार कब अमेंड किया गया था? किस कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? शाबाश, किस अमेंडमेंट के अंडर प्रेम्बल को पहली बार क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। शाबाश, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये वाला। एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पेन शायद खराब हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है। द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कल मैं आपको बता रहा था अनटचेबिलिटी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर एबॉलिश किया गया था। थ्योरी किसने, कल मेरी थ्योरी क्लास किसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। नेक्स्ट, Article 243 of Constitution of India inserted by the Constitutional Amendment deals with which of the following? Article 243 जो है Article 243 वो किसके साथ डील करता है? Extending benefits, land reforms to include, नहीं, ये जो है ना पंचायती राज सिस्टम के साथ डील करता है। Article 32 of Indian Constitution relates to, Article 32 of Indian Constitution relates to, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, it deals with right to constitutional remedies. नेक्स्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352, जब 352 आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैंड सस्पेंडेड? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो सस्पेंड होते हैं? तो आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ आर्टिकल जो हैं वो कुछ जो प्रोविजन्स हैं
फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ प्रोविजन है, कुछ आर्टिकल्स है वो स्टिल वैलिड रहते हैं, उसको एबॉलिश उस टाइम पे भी नहीं किया जाता है। जरा मुझे बताओ कौन से 2 आर्टिकल्स थे वो, शाबाश कमेंट में बताना। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस इन द जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, जो रिजर्वेशन मिलती है ना इन वीकर सेक्शंस को, वो किस आर्टिकल के द्वारा इनको मिलती हैं? शाबाश, किस आर्टिकल में ये लिखा गया है, किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि वीकर सेक्शन उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? तो याद रख लीजिएगा जो आर्टिकल 16 है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस? इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? शाबाश, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। आर्टिकल 14 ये है ना, 352, 356 और 360। हाँ सही है। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। आर्टिकल 14 किस के साथ डील करता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। आर्टिकल 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है? 6 फ्रीडम, 7 फ्रीडम, 8 फ्रीडम या 9 फ्रीडम? याद रख लीजिएगा वो 6 फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑफ द वेरियस ग्राउंड्स बिलो विच इज वन क्राइटेरियन ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, मैंने आपको कल बोला था, ठीक है। आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड मेंशन नहीं किया गया है कि मतलब किसके बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। मतलब वहाँ पे ये लिखा गया आप सेक्स, कास्ट, क्रीड के बुनियाद पे, प्लेस ऑफ बर्थ के लिहाज से आप मतलब किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे एक टर्म नहीं आई है। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी को लैंग्वेज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेट करोगे, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बट एक टर्म वहाँ पे नहीं आई है। वो कौन सी टर्म नहीं आई है? शाबाश, कोई बता सकता है? कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, लैंग्वेज वहाँ पे नहीं आया है। वहाँ पे कास्ट, क्रीड, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा गया है, लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखा गया है। वायर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है, यानी कि किस में लिखा गया है, किस आर्टिकल में लिखा गया है या प्रेम्बल में लिखा गया है, ये आपको बताना है। देख लीजिए आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है सोशल जस्टिस के बारे में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? अरे भाई कितनी बार मैंने आपको बोला है, आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स प्रैक्टिस? आर्टिकल 17। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज? पंचायत राज किस आर्टिकल में लिखा गया है, किस आर्टिकल में आया है? शाबाश शाबाश, आर्टिकल 40। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। आर्टिकल 1 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को डिक्लेयर करता है एज फेडरल स्टेट, क्वाजी फेडरल स्टेट, यूनिटेड स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका सही जवाब है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है ना उसमें डेफिनेशन है भारत की, जिसमें वो लिखता है इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिफाइन करता है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? तो यहाँ पे 12, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल पोजीशन? तो वो था आर्टिकल 370 जो हाल ही में एब्रोगेट हुआ था 2019 में। द आर्टिकल 17 एंड 18 का ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 17 और 18। 17 क्या है? शाबाश, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आपको बताना है ये आर्टिकल 17 और 18 जो है ये क्या प्रोवाइड करता है। 27 देख लीजिए, शाबाश, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या रिलीजियस इक्वालिटी। इसका मतलब है ना सोशल इक्वालिटी करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी का मतलब है सभी एक जैसे हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कोई यहाँ पे महाराजा, अधिराजा, वधे राजा नहीं है, ठीक है, सभी के सभी सिटीजन ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंटेंट इन 8th शेड्यूल? याद रख लीजिएगा 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लैंग्वेजेस मेंशनड है। आपको बताना है कितने लैंग्वेज मेंशनड, तो याद रखिएगा 22 लैंग्वेज वहाँ पे मेंशनड हैं। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 17 किसके साथ डील करता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 17, एक सेकंड कहाँ गया ये ब्रश। आर्टिकल 17 क्या
प्रोवाइड करता है? अरे आर्टिकल 17 में क्या प्रोवाइड करता है? शाबाश। A proclamation of emergency under Article 352 on account of war or aggression requires approval of parliament within, पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, जब आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है ना, जब मतलब वार टाइम पे फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ये करता है ना, डिक्लेयर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, उसको पहले पार्लियामेंट के सामने भेजना पड़ता है। पार्लियामेंट को कितने दिनों के अंदर अंदर, कितने मंथ्स के अंदर उसको ये मतलब अप्रूव करना पड़ता है ये इमरजेंसी? शाबाश, विद इन 1 month। Which constitutional amendment gave precedence to the directive principles of state policy or fundamental rights? तो 32 इसका जो सही जवाब है, दैट्स 142। ठीक है। The basic feature of Indian Constitution which are not amendable under Article 360 are, हाँ, आर्टिकल 368 हमें कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज को हम इसमें अमेंड नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? शाबाश। सवर्निटी टेरिटोरियल ये भी नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना फोर्थ इसका सही जवाब है। सवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट एक्ट ने चेंजेस लाई? तो इसका सही जवाब क्या है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन? अरे कितनी बार हमने किया, कोई बता सकता है? शाबाश, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं? किस आर्टिकल के अंडर? शाबाश, आर्टिकल 360 के अंडर। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर? वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वायर एडेड टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? शाबाश, 42nd है ना। नेक्स्ट 1976 में होता ना। इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लैंग्वेजेस वायर एडेड सब्सिक्वेंटली? 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे सब्सिक्वेंटली? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, ये इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों। ठीक है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? देख लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो जाएगी ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स स्टेट जो है वो उसको गवर्न नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे लग सकती है कौन? वहाँ पे लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंडर लग सकता है? जिस तरीके से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी लगा था, तो वो आर्टिकल 356 के अंडर लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसने पास किया था? शाबाश, इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? शाबाश, इससे स्ट्रेंथन हुआ पंचायती राज। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। आर्टिकल 74, 75 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस मैटर के साथ डील करता है? कल थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके साथ वो डील करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) of the Constitution of India, the Council of Ministers are collectively responsible to the, आर्टिकल 75(3) जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। ठीक है, तो ये द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें ये लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। The two words that were inserted by 42nd amendment in preamble were, कौन से दो वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे? शाबाश, कौन से दो वर्ड्स ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 डील्स विद, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जो 1985 में हुआ था, ये किसके साथ डील करता है? ये डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है। In the Constitution of India, the right to constitutional remedies has been provided in article. तो right to constitutional remedies
ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 32 में, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। Which amendments to the constitution provide for reservation of 1/3 seats in municipal boards and villages? तो एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये लिखा गया था कि 1/3 रिजर्वेशन मिलनी चाहिए किसको? शाबाश, फॉर रिजर्वेशन ऑफ म्यूनिसिपल बोर्ड्स एंड विलेज पंचायत वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स को म्यूनिसिपल बोर्ड्स और विलेज पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो किस आर्टिकल में ये लिखा गया था, सॉरी किस अमेंडमेंट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था ये प्रोविजन? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये हुआ था थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट थी, आज लीगल राइट है, इसको किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट से निकाला गया था? याद रख लीजिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। In Constitution of India, which article mentions about establishment of welfare of state in India? Welfare of state in India कौन सा आर्टिकल मतलब इसके साथ डील करता है? अरे भाई 99, 39, 59, 69, 99 नहीं है, 39 भी नहीं है यार, 59 भी है नहीं, ये भी नहीं है, इसके सभी के सभी ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो सही जवाब है ना वो है 38। ठीक है, आर्टिकल 38 इसका सही जवाब है। ये बाकी सभी ऑप्शन इसके गलत हैं। 38 इसका सही जवाब है, आई एम श्योर इसका 38 सही जवाब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड पार्लियामेंट लवर द वोटिंग एज? पहली वोटिंग एज कितनी होती थी? 21 ईयर्स का जब होता था बंदा तभी जाके वोट कास्ट कर सकता था, लेकिन आज 18 ईयर्स। लेकिन ये एज कब घटा दी गई थी? ये एज कब घटाई? शाबाश, ये एज तभी घटाई गई जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? 61st अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो वहां पे ये कहा गया था कि अब जो वोटिंग की एज है वो हम 18 रखेंगे। देख लीजिए, कल का जो मैंने आपको पढ़ाया ना, कल का जो मैंने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई, सभी के सभी क्वेश्चंस इसी पे थे। ठीक है, वो सभी के सभी जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए ना एमसीक्यूज, वो सभी के सभी मुझे लगता है उस पीडीएफ में मैंने आपको कल पढ़ाए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।